हाँ जी बच्चों, जय हिंद, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत आभार इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने सारे विशेस के लिए। आवाज़ मेरी सभी तक पहुंच रही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज हम वोकेबलरी का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक सेट मैं ओल्ड कराऊंगा, एक न्यू कराऊंगा। तो मैंने पहले एक सेट ओल्ड कराया था, फिर उसके बाद न्यू कराया, फिर आज न्यू है, फिर से आज ओल्ड नहीं है, फिर से न्यू है। तो मैं ओल्ड वाले सेट बीच बीच में डाला करूंगा। ज्यादातर मैं नई न्यू सेट लूंगा और बीच बीच में ओल्ड भी डाला करूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक मेरे भाई। और जैसा कि कल आपने देखा फिर से कि हम लोगों ने एनडीए में फिर से तूफान मचा दिया है। एनडीए के 50 में से लगभग लगभग 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे नोट से डायरेक्ट थे, जो पढ़े हुए थे। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हुए थे उनके 40 प्लस क्वेश्चंस उन्होंने फोड़े हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारा एनडीए का कोई डेडिकेटेड बैच नहीं था, तो इसीलिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे 30 35 40 क्वेश्चन उन्होंने भी किए हैं। लेकिन इस बार तो हम ऑनलाइन बैच भी ले रहे हैं, डेडिकेटेड बैच ले रहे हैं। तो भाई पूरा पेपर फंसेगा इस बार। तो आप टेंशन ना लें, बस यूं ही पढ़ते चलिएगा। महाकाल का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, दया ऊपर बनी हुई है। जो हम पढ़ाते हैं वो पेपर में छपता चला जाता है। तो बस यही चीजें बनी रहें एज इट इज। ठीक, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है। हाँ, बस एक ही बात कहूंगा कि मुझे ये जरूर चाहिए आप लोगों से, रिवीजन जरूर करते रहना। जो बच्चा रिवीजन करेगा वो धमाका मचाएगा। ठीक है, कंटेंट तो तबाही मचाई हुई है। टॉपर्स के नेम, कौन कौन टॉपर रहा इस बार? पहले 3 टॉपर कौन कौन थे टेस्ट में? इंग्लिश के टेस्ट के 3 टॉपर्स कौन कौन थे? परीक्षा ऑफिशियल वाले जो लोग हैं इस समय भी बैठे हुए हैं, वो मुझे 3 टॉपर्स के नाम बताएं फटाफट। पहले पे, सेकंड पे और थर्ड पे कौन कौन है? मैं देखना चाहता हूं कौन 3 होनहार हैं वो लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट जल्दी से एक बार। आज क्लास बंद रहनी चाहिए थी। नहीं नहीं, क्लास बंद नहीं करेंगे। टीचर्स डे है तो इसका मतलब क्लास थोड़ी है। हम्म। अभी मेरे पास नाम नहीं आए हैं। परीक्षा ऑफिशियल वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो ग्रुप में एक बार जरा नाम भेज दें। नंबर 1 पे कौन था? चलो एक काम करते हैं, अभी टाइम लगेगा। मैं टॉप 10 के नाम बोलूंगा, ठीक है? सभी टॉप 10 के नाम लिए जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा इससे। तो तब तक हमारे पास क्या होगा, नाम आ जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, 1 से 10 तक का सब कर लेंगे, डोंट वरी। आज टीचर्स को रेस्ट देना सही था। अरे कोई नहीं यार, चलो रेस्ट वेस्ट तो चलता ही रहता है किसी दिन। कई बार ऐसा भी तो होता है कि तबीयत खराब हो जाती है। मान लो हमारी हमारी तबीयत खराब हो गई, या मान लो किसी दिन हमें सडनली इमरजेंसी आ गई, तो हम उस दिन भी तो बोल देते हैं कि आज हमारी छुट्टी करा दो, तो वो भरपाई वहां पे हो जाती है। अब मान लो आज हम ठीक हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें ले लेनी चाहिए क्लास। मेरा मानना ये है ना? क्यों छुट्टी करना? जब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, टीचर भी बीमार होते हैं, उनके घर में भी इमरजेंसी आ सकती है, जब वो आए तब, तब जरूर। ठीक है, तब तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैसे नहीं। टेस्ट सॉल्व करवा दो, टेस्ट बिल्कुल सॉल्व कराएंगे। टेस्ट अभी सॉल्व करा रहा हूं। टॉपर्स के नाम, अच्छा। तो भाई इंग्लिश टेस्ट के टॉपर्स के नाम मैं ले लेता हूं। 60 में से 57.5 पे टॉपर है रवि कुमार, छपरा। छपरा बिहार में, बिहार से है शायद। वाह बेटे, जियो, शाबाश। दूसरा कौन है? उत्कर्ष, इटावा से।
शाबाश। तीसरे नंबर पे है विनीत यादव चंदौली से। चौथे पर है प्रेम कुमार सासाराम से। पांचवे पर है पीके बोकारो से। पीके होगा। निखिल गहलावत है। उसके बाद कौन से नंबर पे? छठे नंबर पे। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट छठे नंबर पर निखिल गहलावत हैं सोनीपत हरियाणा से। फिर उसके बाद दीपक कुमावत झुंझुनू से। विनय सिंह हैं कानपुर देहात से। फिर उसके बाद है नितेश कुमार कानपुर देहात से। क्या बात है कानपुर वालों। सत्येंद्र बघेल शिवपुरी से। आयुष सिंह गाजीपुर से। दीपांशु कुमार अलीगढ़ से। ये बात। साहब चौहान आजमगढ़ से। और मोहन बघेल फिरोजाबाद से। तो ये सभी हमारे पास स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, टॉप स्कोरर हैं एक तरीके से इंग्लिश के। शाबाश मेरे शेरो, जियो। तबाही मचा रखी है तुम लोगों ने, बस यूं ही तबाही मचाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं आप लोगों के रैंक पेपर में नाम ऐसे ही पढ़ूंगा। तो जिन लोगों का बेहतर हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं हुआ वो और मेहनत करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरी एक बात ध्यान रखना, एक टेस्ट डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। हर बार टेस्ट में आपको बेहतर करना है। बेहतर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना और गोल लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, चले स्टार्ट करें फटाफट, जल्दी से बातचीत बंद कर दो। घुमाओ, यानी कि एक सेकंड रुको रुको। हाँ, इधर की तरफ है। हम्म, हम्म, एक सेकंड, पीडीएफ को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। चलो भाई बच्चा लोग, अब बिना बातें किए हुए काम पे लग जाते हैं। बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा कोई बच्चा, बात नहीं करेगा। मैं किसी के कमेंट अब देखने वाला नहीं हूं। 1 घंटा जम के पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक खुशखबरी आप लोगों को सुनाएंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज आप लोगों की क्लास में? फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। पहला वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है? इमैक्युलेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, जिसे हम लोग कहते हैं बेदाग या शुद्ध, हिंदी मीनिंग। और तुम लोगों ने एक बात और बोली थी, सर ये वाला भी बता दिया करो कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है। तो ये भी मैंने आज से लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए। हर दिन इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं हम लोग, हर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। तो भाई इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर। उसी को हम कहते हैं स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग ना हो। फ्लॉलेस, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। या जो चीज परफेक्ट हो तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कोई कमी होगी नहीं। या प्रिस्टीन भी इसी को कहते हैं। प्रिस्टीन का भी यही मतलब होता है, जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? क्या होगा इसका सिनोनियम? इसका सिनोनियम होगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है स्पॉटलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, उसे कहते हैं इम्पेकेबल यानी कि फॉल्टलेस। ऑप्शन ए में क्या है? फिकल। फिकल का एक सिनोनियम मैं सामने लिखूंगा। फिकल माइंड के लोग कैसे होते हैं? फिकल माइंड के लोग होते हैं अनस्टेबल। कैसे होते हैं मेरे भाई? अनस्टेबल। फिकल मींस अनस्टेबल। या इन्हीं को हम लोग कहते हैं विम्सिकल। क्या कहते हैं? विम्सिकल। सन की विम्सिकल यानी कि अनस्टेबल। ठीक। फिर आता है इसके बाद वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब है हिचकिचाने वाला। हिचकिचाने वाला। तो मैं आपको बता दूं, फिकल और वैसिलेटिंग सिनोनियम है एक दूसरे के। तो इसका सिनोनियम में हम वैसिलेटिंग भी लिख देते हैं, VACILLATING।
वैसिलेटिंग का भी यही मतलब होता है, जो कभी भी चेंज हो सकता है, यानी कि अनस्टेडी, ठीक है, कभी भी पलट जाए। फिर है इसके बाद विली। विली कैसा होता है? चतुर, चालाक, यानी कि इसके लिए हम सिनोनियम लिख सकते हैं क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। विली इज कनिंग, चालाक, चतुर, क्लेवर, ठीक है जी। तो एक ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर आगे भी लिखेंगे हम बहुत सारे, ठीक है, तो आते ही रहेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, तो मैं इसीलिए एक लिख रहा हूं यहां पर, ठीक। ऑप्शंस के एक ही लिखा करेंगे हम, ज्यादा नहीं लिखेंगे ऑप्शंस के, ठीक है, क्योंकि वो अगले सीट में आ जाते हैं फिर। कैलामिटी क्या होता है? कैलामिटी नाउन होता है, क्योंकि वैसे भी जहां TY लगता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो कैलामिटी होती है आपदा, ठीक है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ जाए और आपका बादल फट जाए, तो ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, तो वो कैलामिटी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी। एपोकैलिप्स, कैटास्ट्रॉफी, एपोकैलिप्स या कैटास्लिज्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर बहुत पूछता है इन तीनों को। इनका मतलब होता है डिजास्टर, यानी कि आपदा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अब इनोकस का मतलब क्या होता है? अहानिकारक, अहानिकारक होगा ये, मतलब जिसका कोई नुकसान ना हो, तो इसका एक सिनोनियम लिखूंगा मैं, हार्मलेस। मान लो कोई जहर है और उसका नुकसान नहीं है, तो वो हो जाएगा इनोकस। इनोकस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि जिसका कोई नुकसान ना हो। फिर आता है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट बंदा कैसा होता है? रॉबिन्सन की तरह आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग, हट्टा खट्टा प्राणी, उसे कहते हैं स्टालवर्ट, ठीक है। तो स्टालवर्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत प्राणी। और एक है ऑप्शन में बैफल। बैफल मतलब चकमा देना, और चकमा देना मतलब किसी को कंफ्यूज करना। क्या करना? कंफ्यूज करना, यानी कि किसी को पजल करना। कंफ्यूज करना यानी कि किसी को पजल करना। ठीक है भाई, बैफल करना मतलब कंफ्यूज करना या पजल करना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आज लिखना भी है, ये बताओ तुम, इसमें सेटिंग करो, इसमें हो जाएगा। अच्छा, तो अगर विंडो डलवा लें, अच्छा, और अंदर से ही आती है? हाँ, अच्छा, हाँ, उसी वाली में उधर से क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को। हाँ, ठीक है भाई। चलिए, तो सर लोग कह रहे हैं कि भाई ये आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वाली IFP पे मैं क्लास जब लेता हूं तो तब नहीं हो पाता है, उधर वाली में लिखा PDF मिल जाया करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि लिखा हुआ आपको दे देंगे, ठीक है। अभी इसको फटाफट कॉपी कर लो, जो ये ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक। और वैसे भी मैं कहता हूं कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, इतना आलसी मत बना करो, ठीक है? लिखो फटाफट जल्दी से। जब लिख लो तो थम्स अप डाल देना कमेंट बॉक्स में। परीक्षा ऑफिशियल वाले लोग क्या कह रहे हैं? ऐप अपडेट आ गया है। हाँ तो बेटा क्लास के बाद ऐप को अपडेट कर लेना, ऐप अपडेट आ गया है, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैटास्ट्रॉफी। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होता है आपदा, प्राकृतिक आपदा, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है, एडजेक्टिव है ये, और एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जो समझने में कठिन हो, जो समझ में आपके ना आए, उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज। मान लो कोई पैसेज है और वो समझ में आपके नहीं आया है, तो वो एब्स्ट्रूज हो जाएगा, जो समझ से बाहर।
यानी कि एक तरीके से ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट क्लियर, जो चीज समझ में ना आए उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं, या आर्केन या एसोटेरिक, या इसी के लिए एक वर्ड अभी रिसेंट एक पेपर में आया था, मिस्टीरियस, MYSTERIOUS। मिस्टीरियस भी वही होता है जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जो समझ से बाहर हो जाए उसका क्या, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्योंकि इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, यानी कि जो समझने में क्या हो, कठिन हो, उसे हम लोग कहते हैं। क्या हुआ? हम्म? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ जरा, कुछ नहीं हुआ, वो नीचे प्लग हट गया उसका। सर मैं सारे पीडीएफ लिखता हूँ प्रॉपर, सूरज सचन भाई, ऐसे बच्चे ना दिल खुश कर देते हैं। मेरे को दिखाना कैसे लिखते हो। ऋषभ शर्मा क्या कह रहा है, भाई सब लोग अपडेट कर लो, बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ, डाटा कम लग रहा है और कमेंट भी अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, ले भाई खोलना जरा इसको। धर्मेंद्र, नोट्स बनाए कि नहीं? नोट्स तो बनाने हैं बेटा, नोट्स तो बनाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा कह रहा है सर वो कैब कराओगे या नहीं कराओगे? क्यों भाई नालायक आदमी, ये हम क्या करवा रहे हैं, वो कैब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलो जी, तो भाई थर्ड का आंसर क्या था, डी, एब्स्ट्रूज, यानी कि जो समझ से बाहर हो जाए। अब देखो इसके ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। ऑप्शन में पहला वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, त्यागना। एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनियम्स हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। रिनाउंस और एब्डिकेट का मतलब हो जाएगा क्या करना, त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना, अबेंडन कर देना। तो इसका हम एक वर्ड यहां पे लिख देंगे, अबेंडन। अबेंडन, ABANDON, अबेंडन मतलब किसी को छोड़ना या त्यागना, ठीक है। अगला है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब कठिनाई नहीं होता, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फ्ली। फ्ली मतलब रन अवे, 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 होना यानी कि रन अवे, भाग जाना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। उमा प्रजापति, सर मैं ये पूछ रही हूँ कि स्टोरी करवाओगे या ओनली टेस्ट करवाओगे? टेस्ट तो कहाँ ले रहा हूँ, टेस्ट तो सैटरडे को लेते हैं। हाँ, स्टोरी से मैंने कराया था आप लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट, एक मैं स्टोरी से कराऊंगा चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, अगली स्टोरी बताओ कब करवानी है, कितने सेट के बाद करवानी है। वैसे बच्चे मेरी बात, बच्चे जो मानते हैं ना वो हमेशा सफल होते हैं। एनडीए में भी देख लो, जिन्होंने मेरी बात मानी पूरे चौड़े होकर घूम रहे हैं आज, ठीक है। एयरफोर्स में भी ऐसा, हर एग्जाम में ऐसा होता है, टीचर की बात माननी चाहिए। मेरी बात अगर मानते हो तो स्टोरी से मैं कराता रहूंगा बीच बीच में आपको, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपको पता है, क्योंकि इस मेथड से एग्जाम की तैयारी होती है। उस तरीके से सीखोगे तो आप, बट एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा पेपर निकाले, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैं 2 साल तक पढ़ाता रहूंगा। अब बताओ आप क्या चाहते हो, क्योंकि इस तरीके से आपको हर चीज क्लियर होगी, सिनोनियम निकालना भी, एंटोनियम निकालना भी, वन वर्ड भी, ईडियम। और उससे तो क्या होता है, उससे वोकैब तो क्लियर होती है आपको, बट ये सब सारा छूट जाएगा और पेपर में सिर्फ सिनोनियम्स नहीं आते। ये रीजन है। अब बताओ सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि ये तो इतना बेहतरीन है, मैं आपको बताऊं, ये तो बच्चों को जल्दी से मिलता भी नहीं है इस तरीके से। तो वैसे तो क्या जा रहा है, किताब में से प्रिंट करा के, और वो तो एज इट इज किताब से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते उसमें से। अब आते हैं एंटोनियम्स के ऊपर। हाँ भाई बताओ,
कौन सा तरीके से पढ़ोगे आप लोग? सबसे अच्छी पता है इस बात इस मेथड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें सब कुछ कवर होता है और एक अच्छे कॉम्पिटिटर के रूप में आप उभर के आते हो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेल क्या होता है बेटा? फ्रेल होता है एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है कमजोर। इसका सिनोनियम है इनफर्म, वीक या फीबल। इन सभी का मतलब होता है कमजोर। अब कमजोर का उल्टा क्या होता है? कमजोर का उल्टा, जो व्यक्ति कमजोर है, अभी तो बताया था रॉबिन सर की तरह हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी, तो जो कमजोर है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मजबूत प्राणी, यानी कि स्टर्डी, है ना। स्टर्डी क्या होता है? स्टर्डी होता है, भी बताया मैंने, स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी इज स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग। स्टाउट, STOUT, स्टाउट, हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी। अगला है फिएस्को। फिएस्को क्या होता है? फिएस्को होता है फेलियर, FAILURE, फेलियर। फिएस्को फेल होना, विफल होना किसी काम में, फेलियर। अगला है PENURY, ये बेटा वाई है, इसे वाई कर लेना। PENURY, पेन्योरी। पेन्योरी क्या होता है? गरीबी। पेन्योरी इज गरीबी, तो यहां पर हम लिख देंगे पोवर्टी, POVERTY। पेन्योरी इज पोवर्टी। और एक्मे मैंने स्टोरी में पढ़ाया था आपको, एक्मे क्या होता है? टॉप पॉइंट। तो एक्मे का सिनोनियम हम क्या लिख देंगे? पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल या पीक, चोटी, एपेक्स। ये आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये हो गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फटाफट नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, सबसे अलग, सबसे भिन्न, उसे कहते हैं इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, जो सबसे दुनिया में सबसे अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये? एडजेक्टिव। सन की मतलब बिल्कुल सबसे अलग एक तरीके से। अनकॉमन, जो सबसे बिल्कुल अलग हो, सबसे भिन्न हो। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मली सबकी तरह ना हो, सबसे अलग हो। या अनकन्वेंशनल भी कहते हैं इसे, अनकन्वेंशनल। स्ट्रेंज भी कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? स्ट्रेंज। और पिक्यूलियर, पिक्यूलियर भी क्या होता है? स्ट्रेंज। अब ये तो हो गया सबसे अलग, उल्टा हो गया सबके जैसा। तो सबके जैसा बताओ क्या होगा? सबके जैसा होगा नॉर्मल, साधारण। और ये होता है असाधारण। ठीक है जी, असाधारण। ठीक मेरे भाई, तो ये हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया नॉर्मल। अब बाकी ऑप्शंस को देखो जरा, बाकी ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लेटेंट। लेटेंट क्या होता है? लेटेंट टैलेंट मैंने आपको बताया था, हिडन टैलेंट। लेटेंट हीट, तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, HIDDEN, हिडन, छिपा हुआ। डेरोगेटरी क्या होता है? अपमानजनक, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल। जब आप किसी के प्रति अपमानजनक रिमार्क्स करते हैं तो वो होते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स। फिर आता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब वेस्ट, पैसे को क्या करना? बर्बाद करना। जो एक्स्ट्रावेगेंट लोग होते हैं ना, वो पैसे को स्क्वेंडर करते हैं। स्क्वेंडर का मतलब पैसा बर्बाद करना। तो वेस्ट मनी, पूरा लिख देता हूं मैं, वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद करना। ठीक है, ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हैपलेस। जो लोग हैपलेस होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? अनलकी होते हैं, अभागा जिसे कहते हैं। यार मेरा भाग तो फूट गया भाई, तो हैपलेस मत एडजेक्टिव होता है ये, और ये होता है अभागा, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, इल फेटेड या फॉरलॉर्न। इन सभी का मतलब होता है अनलकी होना, आप यानी कि किस्मत खराब होना। अब इसका उल्टा लकी, अनलकी का उल्टा लकी होगा। अब लकी तो इसके ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन देखते हैं जरा। डी ऑप्शन कहां है? ये रहा, हाँ। डी ऑप्शन में लिखा है स्पष्ट रूप से, क्या लिखा है भाई? डी ऑप्शन में लिखा है आपका फॉर्चुनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग्यशाली, फॉर्चुनेट।
अब बाकी ऑप्शन देखो, कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, कैपिचुलेट करना मतलब सरेंडर करना, यानी कि आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना किसी के सामने, ठीक है। दूसरा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल आपने सुना होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है। देखो, एक होता है 90 डिग्री का एंगल, एक होता है 90 से छोटा, ये होता है एक्यूट, और एक होता है 90 से बड़ा, ये होता है ऑब्ट्यूज। अब ये समझो इसको याद करने का तरीका, ये तो एंगल के माध्यम से हो गया। जिस इंसान का बुद्धि एक्यूट है, इसका मतलब वो शार्प है, तेज दिमाग चलता है। जिस इंसान का बुद्धि इतना मोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब वो मोटी बुद्धि का प्राणी है। तो ऑब्ट्यूज माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, फुलिश, मूर्ख होते हैं वो, ठीक है। स्टूपिड हम उन्हें कह देंगे, स्टूपिड, मूर्ख प्राणी होते हैं, मतलब चालाक नहीं होते वो लोग, स्टूपिड होते हैं वो लोग। और एड्यूलेशन क्या होता है, इसकी हिंदी गड़बड़ है। एड्यूलेशन क्या होता है, चापलूसी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैटरी। एड्यूलेशन इज फ्लैटरी, यानी कि चापलूसी। ठीक है, लिखने का टाइम दे दिया मैंने, लिखो फटाफट जल्दी से, जल्दी। जैसे ही लिख लें आप लोग, थम्स अप मार देना एकदम कमेंट बॉक्स में। हो गया, डन। नेक्स्ट, ईडियम नंबर 1, पहला ईडियम है आपका, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। पहला ईडियम क्या है आपका, अर्ली बर्ड। अब जिस व्यक्ति को हम अर्ली बर्ड कहते हैं, इसका क्या मतलब है, जिस व्यक्ति को अर्ली बर्ड कहते हैं, सपोज करो आई एम एन अर्ली बर्ड, तो मैं क्या कहूंगा, मैं अर्ली बर्ड हूं और मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, या जो व्यक्ति किसी काम को जल्दी करता है, या जो व्यक्ति सबसे पहले आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है जी, जल्दी उठकर काम शुरू करने वाला व्यक्ति, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ली बर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट अराइवल, ठीक है। हाँ, या गेट अप अर्ली, अर्ली उठ जाना। अगला इडियम है बी इन द रनिंग, रनिंग में होना। अब मान लो इंडिया जो है मैच हार गया पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया इज स्टिल इन द रनिंग ऑफ एशिया कप, अभी भी दौड़ में है। तो जब आप किसी दौड़ में होते हैं, तो इसका मतलब जीतने की पोजीशन में होते हैं। तो इंडिया इज इन द रनिंग मतलब इन अ गुड पोजीशन टू विन, यानी कि जीतने की पोजीशन में होना, जीतने की तर, लकीर, हाँ, लाइन में होना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो बी इन द रनिंग का मतलब है इन अ गुड पोजीशन टू विन, जीतने की कगार में होना, जीतने की पोजीशन में होना। ठीक, नेक्स्ट अगला है अ सी चेंज। अब कई लोग होते हैं कि आप देखते हो कि भाई उसने क्या किया आज, मान लो आपका दोस्त और आपकी लड़ाई हो गई उससे, और वो 1 महीने बाद आपके सामने आया, और आपने देखा दैट ही हैज अ सी चेंज इन हिम, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो सी चेंज मतलब इतना बड़ा बदलाव, तो सी चेंज मतलब अ कंप्लीट चेंज। सी चेंज आना मतलब समुद्री परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो, कंप्लीट चेंज, यानी कि समुद्र के जैसा चेंज, लाइक सी नहीं, सी के जैसा चेंज नहीं, कंप्लीट चेंज। तो इसका समुद्री परिवर्तन का मतलब है, ये तो हिंदी है इसकी, इसका मतलब पूर्ण रूप से बदलना। तो इसका आंसर क्या है, चेंज लाइक सी, यानी कि पूर्ण रूप से, चारों तरफ से, मतलब कंप्लीटली बदल जाना, पूर्ण रूप से चेंज आना, दैट इज कॉल्ड अ सी चेंज, किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से बदल जाना। ठीक है, बी। नेक्स्ट अगला है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, मतलब एक ऐसा देश, जैसे सपोज करो ये कंट्री है, ये है कंट्री, अब इसकी गवर्नेंस खुद होती है अपने आप, मतलब कोई और इसमें दूसरा गवर्न नहीं करता है,
सेल्फ गवर्निंग बॉडी है ये। तो जो स्वयं अपने आप से गवर्न होता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं चलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बताओ? स्वशासित देश या समाज। कोई कंट्री भी हो सकता है, ठीक है जी, और कोई रीजन भी हो सकता है। बताओ क्या कहेंगे उसे? उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी। क्योंकि ऑटोनॉमी क्या होती है? सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पर निर्भर रहना, यानी ना रहना। ठीक है। अब मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग, राजा का कानून। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर पीपल एंड ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों का, ठीक है, और लोगों के लिए, लोकतंत्र जिसे कहते हैं। और एनार्की क्या होता है? अराजकता, यानी कि नो लॉ, जहां पर कोई कानून या नियम नहीं होता। अ गवर्नमेंट इन विच देयर इज नो लॉ। मान लो अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में कानून खत्म हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, इसका मतलब वहां क्या फैल जाएगी? अनार्की हो जाएगी, लॉलेसनेस। कानून होगा ही नहीं, ना कोई रोकेगा किसी को, ना कुछ करेगा, जो मन चाहे, जैसे कि एक तरीके से अफगानिस्तान में हो गया था, अराजकता फैल गई थी वहां पर। तो एनार्की क्या हो जाएगा? दैट इज अराजकता, लॉलेसनेस, जहां पर कोई लॉ ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, टाइपिकली फॉर, किसके लिए? टाइपिकली फॉर, ये लिख लो फटाफट। अब हम देखते हैं किसके लिए, किसके लिए पूछ रहा है। टाइपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, इसका मतलब जहां पर एरोप्लेन खड़े होते हैं। अब बताओ, चारों ऑप्शन आपके पास हैं, जहां पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं उसको क्या कहेंगे? तो मेरे भाई, जिसको, बच्चों, जिसको, उस जगह को हम क्या कहेंगे जहां पर एरोप्लेन खड़े होंगे? दैट इज कॉल्ड हैंगार। हैंगार का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहां पर एरोप्लेन्स खड़े किए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हैंगार। ठीक है। अच्छा ये बताओ जल्दी से, हार्बर किसे कहते हैं? HARBOUR, हार्बर पे कौन खड़े होते हैं? एयरपोर्ट तो सबको पता है, हवाई अड्डा होता है, और यहां पर पैसेंजर्स होते हैं, जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री होते हैं। एवियरी क्या होता है? अ प्लेस फॉर बर्ड्स, चिड़ियाओं का जहां पालन होता है उसे एवियरी कहते हैं। और ईव्स ड्रॉपर होता है छिपकर बातें सुनने वाला। ठीक है। वन हु लिसन्स सीक्रेटली, जो दूसरों की बातों को चुप चोरी, कान लगा के चुपके से सुनता है ना, उसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपर, यानी कि वन हु लिसन्स सीक्रेटली, जो चोरी चुपके से किसी की बात को सुनता है उसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपर। ठीक है जी। हैंगर इसका आंसर। हार्बर नहीं बताया आपने, हार्बर बताओ क्या होता है? हाँ जी। हाँ, एनडीए वाले कह रहे हैं कि सर एनडीए में ईडीएम वन वर्ड नहीं आते। एनडीए में वन वर्ड नहीं आते तो एनडीए वालों को वन वर्ड वाला सेक्शन छोड़ देना हो। ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कर लेना, क्योंकि यूपीएससी का आजकल भरोसा नहीं है। कल सीडीएस वालों की हालत खराब कर दी, भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है। इसीलिए इंग्लिश में कोई भरोसा नहीं होता। हार्बर क्या होता है? हार्बर में कौन खड़े होते हैं? शिप, लिख लो। हार्बर में कौन खड़े होते हैं? शिप, शिप खड़े होते हैं। शॉप खड़ी नहीं होती, शिप खड़े होते हैं। हाँ शॉप, हार्बर में शिप खड़े होते हैं, पानी के जहाज। हो गया, डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू द पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो इसका मतलब
वो ये कहना चाह रहा टू हैपन और हु एम्फेसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है निराशावादी किसे कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो निराशावादी होता है। ठीक है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों की डार्क साइड पर देखता है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में नहीं है, गलती से ऑप्शन में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पाया कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसका आंसर लिख देंगे। लिखो, उसे हम कहेंगे पेसिमिस्ट। लिखो पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, और अगर कल को पूछता आपसे आशावादी तो उसे आप क्या कहोगे, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को लिखो आशावादी। आशावादी जो डार्क साइड पे नहीं, जो ब्राइट साइड देखता है, जिंदगी की हर चीज की ब्राइट साइड पे देखता है। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, पूरा लिख देता हूं, वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, जो ब्राइट साइड पर देखता है उसे कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और जो निराशावादी होता है वो कौन होता है, पेसिमिस्ट होता है। ठीक, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ओबीचुअरी। ओबीचुअरी क्या होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो डेथ का समाचार है वो अखबार में दिया जाता है, उस समाचार को कहते हैं शोक संदेश, यानी कि शोक समाचार। ठीक है जी, शोक संदेश या शोक समाचार। फिर है आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, किसी का शुरुआती भाग। मैं आपके सबके मीनिंग सामने लिखूंगा, आप उसे कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से। सोमनीलोक्वी। सोमनीलोक्वी होता है नींद में बात करना, नींद में बात करना। और सोलिलो, सोल मतलब खुद से, अकेला। सोलिलोक्वी होता है स्वयं से बातें करना। तो चारों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा एक बार फिर से सामने लिख देता हूं इसको। ठीक है, ब्राइट साइड वाला हो गया, आशावादी। अब देखो जरा, ओबीचुअरी क्या होता है, अ प्रिंटेड नोटिस, नोटिस ऑफ समवंस डेथ। किसी की मृत्यु का जो प्रिंटेड नोटिस होता है अखबार में, उसे ओबीचुअरी कहते हैं। प्रोलॉग लिखो एंडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट ऑफ अ प्ले, किसी नाटक का अंतिम भाग। सोमनीलोक्वी क्या होता है, टॉक इन स्लीप, नींद में बात करना। और सोलिलोक्वी क्या होता है, टॉक टू वन सेल्फ, टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, स्वयं से बातें करना। हाँ जी, स्वयं से बात करना, खुद से बात करना। जब आप लिख लें तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप फेंक के मार देना। हो गया, चलो स्पेलिंग एरर। आइए जी, आपको सही स्पेलिंग बतानी है कमेमोरेट की। आंसर दो फटाफट जल्दी से, ये तुम ही करोगे इसको सॉल्व। कमेमोरेट की स्पेलिंग क्या है, मनाना नहीं होता। कमेमोरेट मतलब होता है याद करना, याद करना, यानी कि रिमेंबर, रिमेंबर, किसी चीज को याद करना। कौन सी स्पेलिंग हो, COM, कम
और मेमोरेट में MEMORAT थी, कम अलग मेमोरेट अलग, तो कमेमोरेट मतलब याद करना, इसका आंसर सही होगा सी। तो पूछ रहा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला है, चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है, किसकी स्पेलिंग सही है? डेफिनेशन, कॉम्पिटिटर, प्रोलिफरेट, बेनिफिशियरी। देखो, इसमें सही स्पेलिंग किसकी है? डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है। अब कॉम्पिटिटर की स्पेलिंग सही क्या होगी वो सामने लिखेंगे, क्योंकि पूछ लेता है। COMPETITOR, कॉम्पिटिटर। प्रोलिफरेट की सही स्पेलिंग क्या होगी? प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट की स्पेलिंग ये सही होगी। और इसका मतलब होता है प्रोलिफरेट का स्प्रेड, यानी कि चारों दिशाओं में फैलना। बेनिफिशियरी की स्पेलिंग क्या होगी? BENEFICIARY, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी, यानी कि वन हु टेक्स बेनिफिट, जिसे, या वन हु गेट्स बेनिफिट, जिसको कोई लाभ मिलता है, वन हु गेट्स बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। जैसे ही नोट हो जाए कमेंट बॉक्स में फटाफट थम्स अप मारो फेंक के। चलिए, आइए, तो स्पेलिंग आपको बतानी है डेफिनेट की स्पेलिंग। डेफिनेट मतलब निश्चित, तो डेफिनेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? DEFINITE, डेफिनेट। कौन सा ऑप्शन में? DEFINITE। तो डेफिनेट 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी। चलिए, पहले फिलअप्स का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, और फिर मैं समझाता हूं कौन सा बैठेगा। हाँ जी, एवरीबडी, हर, हर कोई उसकी इज्जत करता है, करता था या कर रहा है, ये तुम्हें देखना है। बिकॉज शी इज सिंसियर, क्योंकि वो क्या है? सिंसियर है। चलिए, देखो भाई, इस फिलअप में क्या आंसर हो सकता है? सबसे पहले मैंने देखा बिकॉज शी इज मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है मुझे? प्रेजेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट, PRESENT। यहां पर दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस। जब यहां पर प्रेजेंट दिया, अच्छा, एवरीबडी अपने आप में कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। कैसा होता है मेरे भाई? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो ये आर तो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब ये प्रेजेंट है तो क्योंकि वो सिंसियर है इसीलिए अभी लोग उसका सम्मान करते हैं। जब ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, तो रेस्पेक्टेड भी नहीं होगा। अब एवरीबडी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ SEIS लगेगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सिखाता है कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? SEIS। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। बी नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यहां पर SEIS नहीं है, इसीलिए बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब मैंने आप लोगों को एक दिन WH वर्ड का जिक्र किया था, बताया था, तो 17 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ 17 में कौन सा सही होगा? मोहित आस्क्ड मी, मोहित ने मुझसे पूछा था। हिंट आपको मिल गया आस्क्ड से, आस्क्ड में हिंट दिया हुआ है।
चलिए, हिंट क्या है? ये है पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कभी पास्ट में होती है तो आगे का स्पीच भी किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। अगर आगे का स्पीच पास्ट में जाएगा तो डू वाला केस तो नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट अपने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी वाक्य में WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ जाए तो उसके बाद पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस के मिडिल में है। तो यहां पर WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में दिया हुआ है, इसीलिए इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। और अगर पहले सब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, वाई आई डिड नॉट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दीज डेज, मैं क्या खाता हूं? आई लाइक टू ईट नट्स एंड सीड्स, मैं खाना पसंद करता हूं। अलोंग विद, किसके साथ साथ? फ्रूट्स, फलों के साथ साथ। बिकॉज आई एम कॉन्शियस ऑफ, क्योंकि मैं अवेयर हूं। कॉन्शियस के साथ, अवेयर के साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑफ, और ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? नाउन। तो हमें क्या ढूंढना है? नाउन। आई एम कॉन्शियस ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ। तो माई, और माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है मेरे भाई? नाउन लेता है। तो मुझे यहां पर तुम नाउन बता दो जल्दी से, कौन सा वर्ड है जो नाउन को लेकर आएगा इसमें? चार ऑप्शन है, फटाफट बताओ जल्दी से। चलो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हेल्थफुलनेस कोई शब्द नहीं होता, हेल्दीनेस कोई शब्द नहीं होता। हेल्दी होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और हेल्थ होता है, ये क्या होता है? नाउन होता है। स्वस्थ, ये होता है स्वस्थ, और ये होता है स्वास्थ्य। तो हमें माय, मेरा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ठीक है, तो माय क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पीछे क्या आता है? नाउन। तो मुझे यहां नाउन की जरूरत थी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माय हेल्थ, ना कि माय हेल्दी। ठीक है भाई। अब एक बच्चे का कहना है, सर नेस जहां पर हो वो भी नाउन होता है, लेकिन अब हर जगह नेस थोड़ी लगा सकते हो भाई। जब ये ऑलरेडी नाउन है तो इसमें नेस थोड़ी लगाना है, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया था इसने। बेवकूफ बनाने के लिए इसने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसका ऑलरेडी वही नाउन होता है। ऐसा नहीं सब में नेस लगा दोगे तो सभी, जो चीज ऑलरेडी नाउन है उसका थोड़ी बना दोगे आप। ठीक है, जैसे मान लो प्राइड है, और प्राइड क्या है? नाउन है। और प्राउड है, प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये थोड़ी कह दोगे प्राइडनेस है, प्राइडनेस तो वर्ड ही नहीं होता है। तो ऐसे हेल्थफुलनेस और हेल्दीनेस कोई शब्द नहीं होता है। चलिए, अब मैं PQRS के जो चार क्वेश्चन है, 19, 20, 21 और 22, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं घर से सॉल्व करने के लिए। क्योंकि PQRS सबसे अच्छे तभी होते हैं जब घर पे पहले पढ़ते हैं, खुद सॉल्व करते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन इनको लगा दो फटाफट। सर ये शीट वॉल्यूम 2 में है? नहीं है, वॉल्यूम 2 में नहीं है। जो लास्ट टेस्ट था, जो हुआ था टेस्ट, वो निकालो, क्योंकि इनका नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा फिर। तो वो सॉल्यूशन करा देते साथ के साथ। नहीं ये नहीं, हाँ जो टेस्ट नहीं हुआ था सैटरडे को, इस बार।
यही टेस्ट था। चलो भाई, चलो भाई, बच्चा पार्टी। चलो भाई, तो आप लोगों का ये टेस्ट था जो सैटरडे को हुआ, उसका सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो ये डाउट बच्चों के, आप लोगों के ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। ठीक। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कलेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स। आप लोगों को इनमें ऐसा वो बताना था जिसमें सारे ऑप्शन क्या हो, एडजेक्टिव हो। ठीक। अब देखो इसमें है क्या, अगर हम देखें इन सभी चारों ऑप्शन में से, तो तीनों के लिए अगर हमें एडजेक्टिव ढूंढें, तो करेक्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, डिसीजिव जो होता है वो भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन डॉगमा किसी सिद्धांत को कहते हैं और ये होता है नाउन। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर एविडेंट होता है, क्लियर, स्पष्ट, ये एडजेक्टिव होता है। असेंशियल, ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन था। ग्लैमर क्या होता है, ग्लैमर की दुनिया आपने सुना होगा। तो ग्लैमर होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा क्या, साज सवरना, ठीक है, यानी कि चमक धमक। तो ये नाउन है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर है ग्लोरी, ग्लोरी नाउन, सम्मान। पैशनेट, बंदा। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई होता है वर्ब। और पैशनेट, जोशीला, पैशनेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये भी नहीं था। अब ग्लूमी क्या होता है, सैड, निराश, एडजेक्टिव। फ्रेंड नाउन में एलवाई लगा तो ये भी एडजेक्टिव। और मैन में नाउन में एलवाई लगा, ये भी एडजेक्टिव। तो ये तीनों एडजेक्टिव थे। तो पहले का जो आंसर है वो क्या है, डी। पहले का आंसर क्या था, डी था। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पर उसने कहा है यू शुड नॉट, तो शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, मेन वर्ब। तो रॉन्ग यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर पूरा लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो मेन वर्ब। क्या लिख देंगे इसको, मेन वर्ब। ठीक है जी, मेन वर्ब। ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर इसको लिखना है क्या, नहीं लिखना नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज ऐसी लगती है एक्सप्लेनेशन में काम की लग रही है तो उसे नोट कर लो, बाकी ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिंट मैंने दे ही रखा है, तो लिखने की क्या जरूरत है। अब जैसे मान लो आपको ये पता चल गया, अरे यार सर ने बता दिया भाई ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, और इसके पीछे मेन वर्ब आता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपको लिखने लगता है कि हाँ यार इसमें मैं लिख देता हूँ शुड हेल्पिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग पीछे रॉन्ग मेन वर्ब, तो उसे अंडरलाइन करके वहां पे लिख लोगे। नोट्स तो इतना तो तुम बुद्धिमान हो ही। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्ब आप लोगों का। ठीक। नेक्स्ट, क्यों हुआ ये आपको मैंने रीजन बताया, इंपॉर्टेंट है कि क्यों हुआ ये आपको पता चल गया। ठीक, कि ये क्यों हुआ, क्योंकि कल को अगर सपोज करो ये पेपर में आ गया रॉन्ग क्वेश्चंस, गलत प्रश्न, तो इसमें क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, नाउन, और रॉन्ग इसकी विशेषता बता रहा है, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। रॉन्ग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, और जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कलेक्शन ऑफ नाउन। आपको उन शब्दों का समूह बताना है जिसमें सभी शब्द क्या है, नाउन है। तो देखो, हार्म, नुकसान, हार्म जो है हार्मफुल इसी से बना है, ठीक है, तो हार्म, हार्मफुल, ठीक है, इसी तरीके से चलता है। हेल्थ क्या है, नाउन, तो ये तो इसीलिए हो गया क्योंकि हेल्थ इसमें नाउन है, तो ये ऑप्शन, अच्छा ये तो नाउन है। इग्नोरेंट क्या होता है, इग्नोरेंट अगर हम बात करें इग्नोरेंट क्या होगा, तो भाई इग्नोरेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, अनअवेयर। ठीक है, तो ये तो गया क्योंकि एडजेक्टिव यहां गया।
प्रोबेबल, प्रोबेबल क्या है? एडजेक्टिव है। पैट्रियोटिक, देशभक्त, एडजेक्टिव है आईसी। और एनएल जहां लगता है वो भी एडजेक्टिव है। तो इसका दूसरे का आंसर क्या होना था? बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द देन प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट। उस समय के जो प्रिंसिपल थे वो प्रेजेंट थे। तो प्रिंसिपल क्या है? एडजेक्टिव है। और प्रिंसिपल की विशेषता बता रहा है कि उस समय के प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सॉरी प्रिंसिपल एडजेक्टिव नहीं, नाउन है। और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, सी। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा मैंने गलत कर दिया, उसमें नाउन बताना है। ठीक 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 है। तो हमें नाउन बताना है। अब देखो मेरे भाई, मर्सी क्या होती है? सी वाई जहां लगता है नाउन। कंपैशन में एस आई ओ एन जहां लगता है वो भी नाउन। और कावर्ड तो होता ही क्या है? नाउन, क्योंकि इसमें जब एल वाई लगता है तब ये कावर्डली एडजेक्टिव बनता है। तो नाउन, इसका आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 4 का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपसे पूछा था कि बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने के अलावा वो, सॉरी लेबोरियस, मेहनती होने के अलावा वो इंटेलिजेंट भी है। अब मेरी बात सुनो, ही इज इंटेलिजेंट, ये क्या है? क्लॉज है। क्यों है क्लॉज? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है प्लस इसमें वर्ब है। और जहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया वो क्लॉज हो गया। लेकिन इसमें ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, तो ये क्लॉज नहीं है। और ये वर्ड भी नहीं है, ये क्लॉज भी नहीं है। ठीक है। और क्लॉज होगा तभी तो सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस भी नहीं है। तो ये क्या है? फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज है। क्योंकि एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेज। ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ नहीं दी थी क्या बच्चों को ग्रुप में? हाँ तो पीडीएफ तो होगी। हाँ जी। आई टर्न राउंड, मैं जैसे मैं हूं और आई टर्न राउंड लाइक दिस, तो मैं ऐसे घूम गया। अब देखो, टर्न क्या है? वर्ब। घूमा, कैसे घूमा? हाउ? राउंड। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। हाँ जी। तो ये क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था? सी था। नेक्स्ट 7, अ फॉल्स रिपोर्ट, एक झूठी जो रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट जो है, राइट्स पास्ट। ठीक है। एक झूठी गलत रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब ये राइट क्या है? यहाँ पर वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब। नेक्स्ट, वन में थिंक हिम टू बी मैड, एक व्यक्ति उस आदमी को गलत सोच सकता है। तो मे क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब मॉडल। हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। और इसका क्या ऑब्जेक्ट हो गया? हिम। टू बी क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1। ठीक है। और मैड, मैड का मतलब पागल, तो ये भी ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में कौन है? वन। और वन यहां पर किसी का नाम नहीं है। नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रोनाउन है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है एवरीवन वांट्स मोर मनी। अब मेरे प्यारे बच्चों,
यहां पर आपको एवरीवन दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया सब्जेक्ट यानी कि ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका नाउन मनी। कितना मनी? मोर मनी। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो 9 का आंसर हो गया सी, एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आता है आई सॉ मारिया, मैंने मारिया को देखा रनिंग फॉर द प्लेन, ठीक है, प्लेन के पीछे भागते हुए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई मेरा प्रोनाउन हो गया, सॉ मेरी वर्ब हो गई, मारिया मेरा नाउन हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब रनिंग फॉर द प्लेन में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो क्लॉज तो नहीं है, तो सेंटेंस भी नहीं है। दूसरी बात, अब इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं, तो इसका मतलब ये 10 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों 11 की अगर हम बात करें तो 11 में एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं ऐसा कहता हूं मैनी बॉयज, तो मेरे ऐसा कहने में बॉयज क्या हो जाता है? नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो मैनी क्या हो जाता है? मैनी हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर प्रेपोजिशन से पहले क्या है? प्रेपोजिशन के बाद यू, यू हो जाता है ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मैनी। तो अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट मैनी है तो सब्जेक्ट का काम या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन, और क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है तो इसीलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है आई वर्कड फॉर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और यहां पर आधे लोगों ने फॉर को लगाया होगा प्रेपोजिशन, मुझे पक्का पता है प्रेपोजिशन, क्योंकि रटा रटा माइंड में रहता है। तो ये प्रेपोजिशन नहीं था, कारण क्योंकि आई वर्कड क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया हमारा क्लॉज, CLAUSE क्लॉज। और आई वॉज वेल, मैं अच्छा था, स्वस्थ था, तो ये भी हो गया क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्लॉज। और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो इसका आंसर था ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 12 वाला तो बेहतरीन क्वेश्चन था, एक से एक बढ़ के क्वेश्चंस आपके पास मैंने बना के दिया आपको, ठीक है। ऐसा खतरनाक कंटेंट है ना आपके पास। नेक्स्ट, डू दिस, इस काम को करो, नहीं तो यू शैल बी पनिश, नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये क्या है? इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, और एल्स जब जोड़ने का काम करे तो वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो 13 का जो आंसर है, ठीक है, 13 का जो आंसर है वो क्या होगा? ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में उसने कहा ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। तो डांसिंग जब ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये नाउन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन मतलब जिरेंड। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है डांसिंग, ठीक है। हालांकि फिर यहां पर देखें प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि ये नाउन हो जाएगा, बट हमें देखना है वर्ब का ऑब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट, अब जो व्हाट का आंसर दे वो तो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, और ये नाम है ना, तो ये हो जाएगा नाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन, या जिरेंड भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? जिरेंड भी इसको कह सकते हैं। यहां पर ये नाउन का काम करेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। द अर्थ मूवर नहीं, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ी देर पहले तो राउंड वहां पर एडवर्ब का काम कर रहा था, लेकिन इसमें राउंड के पीछे क्या दिया हुआ है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहां पर राउंड अगर आपसे पूछा है तो राउंड प्रेपोजिशन होगा। अब आप कहोगे सर क्यों? अगर मैं यहां से सन हटा दूं तो अब यहां पर देखो, अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट, मूव क्या हो गई? वर्ब, और ये क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपोजिशन को अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब यहां तो है नहीं कुछ, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पीछे नाउन या प्रोनाउन है तो ये एडवर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रपोजिशन ही अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, और राउंड का ऑब्जेक्ट कौन है? सन। तो इस समय पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा
डी। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, 13 वाला आपको बता दिया, 13 में एल्स क्या हो जाएगा? कंजक्शन। नेक्स्ट, अब तुमसे पूछा था गो, बताओ गो क्या है? गो क्या है बताओ? गो, गो हाँ जी, तो गो अपने आप में मात्र एक क्या था? गो इज अ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की जब हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 16 और 17 में दो बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या क्या रखनी है? देखो, अब इसने ही भी हटा दिया, वॉज भी हटा दिया, तो बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, तो भाई इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो सेंटेंस और क्लॉज तो हो ही नहीं सकता, और एक से ज्यादा वर्ड है तो फिर इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज। ऐसे ही सेम ये था, इसमें भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, क्लॉज नहीं बन रहा, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये भी क्या था? फ्रेज। तो 17 और 18 दोनों क्या होने थे? दोनों क्या होने थे? फ्रेज। 17 और 18 फ्रेज। फिर आता है 19। मेरे भाई 19 का भी सेम आंसर है। 19 का आंसर तुरंत देखते लगा दो, क्योंकि इसमें भी तुम्हें कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या होना था? 19 वाला भी फ्रेज होना था। ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20। 20 को तो आंख बंद करके लगा देते। एबल, एबल जहां लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दे केम टू, द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली, अरे यार मेरा हाथ कहां चला गया इसमें? दोबारा खोली, यहीं से खोलेगा? एक तो ये हाथ उंगली भी दर्द कर रही है आज। खोलना जरा इसको। एबल जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है। महेश चौधरी क्या कह रहा है? सर अपनी टेक्निकल टीम को साथ बैठाओ। तुम्हें आता है टेक्निकल? है भाई? अच्छा यार, एक क्वेश्चन है मेरा, एक वो है, अगर मेरी आप हेल्प करोगे तो। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको पीडीएफ बहुत अच्छे से डिजाइन करनी आती हो, पीपीटी डिजाइन करनी आती हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई बंदा हो तो मुझे बताना जरा। और जो टाइपिंग भी बहुत खतरनाक करता हो, इंग्लिश की टाइपिंग बहुत खतरनाक करता हो, ठीक है? तो ऐसा कोई बंदा मेरे को बताना। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 में, दिस ईयर मार्क्स द, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है, तो ये हो जाएगा नाउन। आई स्टिल चेरिश, मुझे आज भी सारी मेमोरीज याद है, ऑफ दोज फार ऑफ डेज। अब डेज क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। 23, 23 सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल कम ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को आऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे करने के लिए बहुत सारा काम है। आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, मुझे पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कई बच्चे रटे रटाए पता क्या करते हैं वो क्या करते हैं, जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो पता क्या करते हैं? बिसाइड तो प्रपोजिशन होता है। अरे मेरे भाई, बिसाइड प्रपोजिशन तब होता है जब उसके पीछे या तो नाउन आए या प्रोनाउन आए, तभी वो बिसाइड प्रपोजिशन होगा। यहां तो इसने पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, और जब भी बिसाइड पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो वो किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब। 23 का आंसर, 23 का आंसर जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, अरे इंग्लिश नहीं कह रहा हूं, इंग्लिश की टाइपिंग कह रहा हूं, नालायक आदमी, टाइपिंग। एक बच्चा कह रहा है सर इसे कंजक्शन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बता किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है, ये तो फुल स्टॉप है, अलग है, अलग है क्लॉज। तो कहां है कंजक्शन? तो जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ कहां रहा है? फुल स्टॉप से वो क्लॉज तो अलग है बिल्कुल, जोड़ने का तो काम ही नहीं कर रहा वो, तो इसीलिए कंजक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट।
कह रहा है आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम, मैं लेना चाहूंगा आइसक्रीम। आर यू हैविंग वन टू, क्या तुम भी लेना पसंद करोगे? तो ये वन किसके लिए आया? ये वन आइसक्रीम के लिए आया। मैं आइसक्रीम लेना चाहूंगा, क्या तुम भी आइसक्रीम लेना चाहोगे? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा बी। शी रोट मी एन एंग्विश लेटर। अब लेटर क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर सी। 27 का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। 27 का आंसर सी। नेक्स्ट 28, देयर इज अ विजिटर। ये तो सिंपल है, कौन सा आर्टिकल होता है? ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। 28 का आंसर सी। ऐसे 29 में, 29 वगैरह वी वेंट अवे। अब ये वेंट अवे क्या है? क्लॉज। क्लॉज। दे हैड लेफ्ट, ये भी क्लॉज। और प्यारे बच्चों, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला 30। 30 में आपसे कह रहा है, अब कई बच्चों ने पता है इसका आंसर पता नहीं क्या क्या लगा दिया होगा। सुनो, व्हाई इज इट, अच्छा क्या ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है? व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए? इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम वहां क्यों गए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर वाई जो है उस समय क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव वर्ड कहलाता है, एडवर्ब हो जाता है उस समय पर।